अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर 2 ऑफ जर्नल पैथोलॉजी। कल हम लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्रीफली सेल इंजरी, पैथोलॉजी और पैथोलॉजी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी, यानी इस टॉपिक में हम सेल इंजरी के डिफरेंट कॉजेज़ पे बात करेंगे कि एक्चुअली सेल इंजरी जो है वो किन किन काजेज़ की वजह से हो सकती है और किन किन काजेज़ कौन कौन से काजेज़ है जो नॉर्मली सेल इंजरी काज करते हैं। तो पहला जो काज है वो है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया जो है ये ऑक्सीजन डिफिशिएंसी को रेफ़र करता है, यानी किसी टिश्यू में जब भी कोई ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होगी तो इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो पहला काज तो ये है कि हाइपोक्सिया भी सेल इंजरी को काज कर लेती है, सही है। तो और सेकंड है हमारे पास इस्कीमिया। इस्कीमिया कहते हैं रिड्यूस ब्लड सप्लाई को, यानी कोई आर्गन है वहाँ पे किसी भी काज की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी नहीं जा रही, जो इतनी नॉर्मल ब्लड सप्लाई है उससे कम ब्लड सप्लाई उस आर्गन को या उस टिश्यू को हो रही है, तो वो जो आर्गन या टिश्यू है वो इस्कीमिक है और ये जो फिनोमिना है इसको हम इस्कीमिया कहते हैं। और नॉर्मल जो इस्कीमिया और हाइपोक्सिया के काजेज़ है उनमें सबसे पहले आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन आता है, यानी जब किसी आर्टरी जब किसी भी वजह से बंद हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो इसकी वजह से फिर इस्कीमिया और हाइपोक्सिया भी हो जाता है। इस तरह एनीमिया जो है किसी भी काज से हो, एनीमिया के बहुत सारे काजेज़ हैं, तो कोई भी काज हो एनीमिया का वो उससे भी हाइपोक्सिया हो सकता है। एनीमिया में फिर जो वो होते हैं, क्या नाम है, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उनकी वो डिक्रीज़ हो जाती है और रेड ब्लड सेल भी कई केसेस में फिर रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं। तो इस तरह जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है टिश्यू को वो काज हो जाती है, यानी नॉर्मल ऑक्सीजन जितना पहुंचता है उससे कम ऑक्सीजन टिश्यू को पहुंचता है। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है, जिसमें ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड ना ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने देता है और ना ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से निकालने देता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो अफेक्टेड हो जाती है और हाइपोक्सिया काज हो जाता है। सेकंड जो काज है वो है टॉक्सिन। टॉक्सिन कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। इसमें फिर एक वाइड ग्रुप है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, लाइक एयर पोल्यूटेंट्स जो है ये भी टॉक्सिन में आ जाते हैं। इंसेक्टिसाइड यानी वो ड्रग्स या वो दवाई जो हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली क्रॉप्स वगैरह पे ये स्प्रे की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसकी हमने पहले से बात की। एस्बेस्टॉस जो है ये मतलब एक कंपाउंड है, केमिकल है, और ये भी हमारे पास टॉक्सिन में के कैटेगरी में आता है और सेल इंजरी काज करता है। सिमिलरली सिगरेट स्मोक है, इथेनॉल है और ड्रग्स हैं, ये हमारे पास टॉक्सिन में आ जाते हैं। अगर ड्रग्स जो होते हैं जो थेराप्यूटिक डोजेज़ में होते हैं ये भी कभी कभार मतलब टॉक्सिन बन जाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे भी इनोशियस सब्सटेंसेस है जो आपको लगेगा कि ये तो कोई भी मतलब सेल इंजरी में इसका तो कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेल इंजरी काज कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास ग्लूकोज, वाटर और साल्ट आ जाते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन भी कभी कभार टॉक्सिन के कैटेगरी में आ जाता है और सेल इंजरी काज कर लेता है। आगे है हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट, यानी वो एजेंट जो डिजीज़ काज करते हैं। इनमें फिर वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई, प्रोटोजोन्स और इंजर्ड सेल भी आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभार इंजर्ड सेल जो होते हैं वो साइड वाइज जितने भी सेल होते हैं उनको इंजर कर लेते हैं। ये फिर हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, यानी इन्फेक्शन काज कर लेते हैं, इन्फ्लेमेशन काज कर लेते हैं। सिमिलरली इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, वैसे तो इम्यून सिस्टम बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो कि पैथोजन से बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है फॉरेन इन्वेडर से, लेकिन इम्यून सिस्टम भी अगर अपने ही टिश्यू के ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो क्रिएट कर ले, अपने ही टिश्यू के ख़िलाफ़ रिएक्ट करना शुरू कर दे, तो वो भी हमारे पास सेल इंजरी का काज हो सकता है। इसी तरह एलर्जिक रिएक्शन में जब हमारी जो इम्यून सिस्टम जो होता है जो जब अपने सेल के ख़िलाफ़ इम्यून रिस्पांस शो कर दें, और इस तरह फिर इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फिर एलर्जिक रिएक्शन काज कर लेते हैं, जिसमें अपने सेल के ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम रिस्पांस शो कर लेता है। तो ये भी हमारे पास क्या है कि एक खास हो सकता है सेल इंजरी का।
सिमिलरली जब भी कोई इम्यून रिस्पांस होगा माइक्रोब के ख़िलाफ़, अगर वो इम्यून रिस्पांस क्रॉनिक या फिर एक्सेसिव हो जाए, यानी अपने जो हद है, लिमिट है, उससे बढ़ जाए, तो फिर ये भी हमारे पास सेल इंजरी का एक काज हो सकता है। सिमिलरली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो है, जो कि जीन्स में फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग या फ्राम मदर एंड फादर टू द फीटस, जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, जेनेटिक डिफेक्ट्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनकी वजह से भी सेल इंजरी काज हो जाती है, जिसमें नॉर्मल जो फंक्शनल प्रोटीन है इनकी डेफिशिएंसी, ये भी एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जिसमें फंक्शनल प्रोटीन जिनको हम एंजाइम कहते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसी तरह कई पे फिर मेटाबॉलिक एरर में भी, मतलब जो कई इनबर्न्स होते हैं इनमें मेटाबॉलिक एरर होता है, तो वो मेटाबॉलिक एरर दरअसल एंजाइम यानी फंक्शनल प्रोटीन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये जेनेटिकली होता है। सिमिलरली कई पे फिर डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है, या फिर मिस फोल्डेड प्रोटीन, यानी ऐसे प्रोटीन जो कि मिस फोल्डेड हो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और सेल इंजरी काज कर लेते हैं। और ये सारे जो है ये सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स में आते हैं। लाइक यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का जिक्र किया है, जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, उसमें भी यही जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है और सेल इंजरी का काज बन जाती है। सिमिलरली सिकल सेल एनीमिया, जिसमें नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन होता है वो हमारे पास सिकल हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है बीटा चेन में 6 अमाइनो एसिड के रिप्लेसमेंट की वजह से, और फिर उसकी वजह से जो नॉर्मली रेड ब्लड सेल जो बाई कनकेव शेप है वो सिकल शेप हो जाते हैं, और इसी तरह फिर वो एनीमिया जो काज जाता है उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो ये भी असल में किस चीज़ की वजह से है, ये भी हमारे पास जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, और ये हमारे पास सेल इंजरी काज कर लेते हैं। सिमिलरली न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, यानी जब मल न्यूट्रिशन हो, किसी न्यूट्रेंट की कमी हो बॉडी में, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी काज हो जाती है। फिज़िकल एजेंट्स जिस तरह ट्रामा हो गया, शॉक हो गया, टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर, या फिर कई पे रेडिएशंस, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक्सट्रीम चेंजेस जो है, ये भी हमारे पास सेल इंजरी काज कर लेते हैं। एजिंग जो है, यानी एज के साथ जो सेल होता है उसकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्ट्रेस वो डिमिनिश यानी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इवेंचुअली सेल डेथ हो जाता है। तो एजिंग जो है ये भी सेल डेथ या सेल इंजरी का एक काज है। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सीक्वेंसेस ऑफ द इवेंट्स इन द सेल इंजरी, यानी जब भी कोई सेल इंजरी होगी तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे, हम कैसे पता लगेगा हमें कि ये सेल इंजरी है कि नहीं है और कौन सी इंजरी है। पहली बात यह है कि इंजरी हमने पहले बात की कि दो तरह की हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है ये असल में वो टाइप ऑफ सेल इंजरी है जिसमें अगर वो जो डैमेजिंग स्टिमुलस है जिसकी वजह से सेल जो है वो एडाप्टेशन की तरफ जा रहा था, तो वो अगर डैमेजिंग स्टिमुलस से रिमूव हो जाए और उसके बाद जो सेल है उसकी डिरेंज्ड फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजी वो नॉर्मल हो जाए, यानी एक सेल है डैमेजिंग स्टिमुलस की वजह से उसकी जो फंक्शन थे और मॉर्फोलॉजी थी वो डिरेंज्ड हो चुकी थी। अब अगर उस डैमेजिंग स्टिमुलस के रिमूवल के बाद वो फंक्शन और मॉर्फोलॉजी जो डिरेंज थी सेल की वो अगर नॉर्मल पे आ जाए, तो ये जो सेल इंजरी है इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल। यानी स्टिमुलस के रिमूवल के बाद अगर सेल नॉर्मल लेवल पे आ जाए, अपने नॉर्मल फंक्शन और मॉर्फोलॉजी गेन कर ले, तो ये जो सेल इंजरी है इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो सेल इंजरी है इसके सबसे जो मेन फीचर है, जो रेस्ट्रिक्टिव फीचर है, वो है स्वेलिंग। सही है। इसमें क्या होता है कि सेल और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं ये सारे स्वोलन हो जाते हैं, इनकी स्वेलिंग हो जाती है। अब सवाल ये कि क्यों स्वेलन होते हैं, तो असल में अंदर वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और वाटर जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक परमिएबल बैरियर है जो सेल को उन्हीं सब्सटेंसेस को सिर्फ अलाउ करता है सेल के अंदर जिनकी ज़रूरत होती है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो अपने लिमिट से ज़्यादा वाटर अंदर जाना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द
जो सिंगल या डबल मेम्ब्रेन होता है, तो अगर उसकी भी परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनेलिज और फिर पूरे सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है, इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे जो एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, यानी वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप्स, जिसकी वजह से तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल हो जाता है। और इसके रिज़ल्ट में फिर ना आयनिक और ना फ्लूइड हेमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन हो सकता है, यानी अंदर वो ज़रा पानी जाएगा तो फ्लूइड हेमियोस्टेसिस भी इफेक्ट हो जाएगा, पानी के साथ आयंस भी जाना शुरू हो जाएंगे, तो आयंस जो है उनके जाने की वजह से आयंस जाएंगे, आयनिक जो हेमियोस्टेसिस है वो इफेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फ्लूइड भी जाना शुरू करेंगे तो फ्लूइड का जो हेमियोस्टेसिस है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर फ्लूइड और आयनिक होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सेल कहीं पे फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मोस्टली तो स्वेलिंग होती है, मोस्टली रिवर्सिबल इंजरी में, लेकिन कई सारे केसेस फिर कुछ ऐसे भी हैं, बहुत कई सारे रिवर्सिबल इंजरीज़ में कुछ ऐसे भी इंजरीज़ हो जाते हैं जिनमें ऑर्गेनेलिज मुकम्मल तौर पर डिजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ ऑर्गेनेलिज की मोस्टली तो सिर्फ ऑर्गेनेलिज की स्वेलिंग होती है, लेकिन फिर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं सम फॉर्म्स कि उनमें फिर डिजेनरेशन हो जाती है ऑर्गेनेलिज की, और अंदर जो होते हैं सेल के अंदर वहाँ पे फिर लिपिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, यानी लिपिड बनना शुरू हो जाता है। ये थे हमारे पास दो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको आसानी से नज़र आएंगे। फिर हमारे पास है मार्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी हम मेन मार्फोलॉजिकल चेंज पढ़ेंगे। मार्फोलॉजिकल चेंज में हमने पहले बात की थी कि दो तरह के चेंजेस आते हैं, एक होता है ग्रास और दूसरे है माइक्रोस्कोपी। जो ग्रास है वो हम आम आंखों से यानी नेक्ड आई से देख पाते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि दो काम होते हैं, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंज। सेलुलर स्वेलिंग का मतलब यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, अंदर बहुत सारे वाटर का अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे वाटर के अंदर स्टोर होने की वजह से सेल स्वेल हो जाएगा। सेकंड बात हमने ये भी की थी कि कुछ से केसेस में फिर ये हो जाता है कि अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और अंदर से लिपिड या फैट या फिर फैटी जो सब्सटेंसेस है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो असल में जो सेलुलर स्वेलिंग है इसकी तो हमने बहुत तफसील से बात की। जो फैटी चेंज है असल में होता ये है कि अंदर से ट्राईग्लाइसराइड कंटेनिंग फैट वैक्यूल्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में बनना शुरू हो जाते हैं, और ट्राईग्लाइसराइड कंटेनिंग फैट वैक्यूल्स जो होते हैं ये असल में फैट मेटाबॉलिज्म, यानी ऐसे आर्गन्स जो फैट मेटाबॉलिज्म करते हैं, लाइक लीवर जो हमारे बॉडी में है इसका मेन फंक्शन फैट मेटाबॉलिज्म या लिपिड मेटाबॉलिज्म है। तो ऐसे आर्गन्स में आपको बिल्कुल ही यानी प्रिंसिपली आपको ये जो ट्राइग्लाइसराइड वैक्यूल्स हैं ये आपको साफ नज़र आएंगे। यानी कुछ आर्गन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है या जहाँ पे लिपिड एक्यूमुलेशन बहुत कम होता है, तो आपको शायद वहाँ पे प्रिंसिपल नज़र न, ये जो फैटी चेंज है प्रिंसिपल ये नज़र ना आए। लेकिन जो ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म का में जिनका रूल है, जो ऐसे आर्गन्स होते हैं, तो वहाँ पे फैटी चेंज जो है वो आपको लाजमी नज़र आएगा। बात करते हैं ग्रास और माइक्रोस्कोपी के, तो ग्रास में आपको पेलर नज़र आएगा। पेलर मीन्स वहाँ पे आपको जर्दी यानी येलोनेस या येलोविश कलर आपको नज़र आ जाएगा। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, तो असल में जो कैपिलरीज होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने की वजह से ब्लड सप्लाई जो है उस आर्गन को कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो कलर है वो रेडिश की बजाय येलोविश हो जाएगा। सिमिलरली टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा या टर्गर बढ़ जाएगा, लाजमी बात है सेल स्वेल हो जाएगा तो टर्गर प्रेशर या टर्गर बढ़ जाएगा, और इस तरह वेट जो है आर्गन का वो भी एज ए होल बढ़ जाएगा। माइक्रोस्कोपी में यह है कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्लियर स्मॉल वैक्यूल नज़र आएंगे, और यानी रिवर्सिबल इंजरी में जो सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्लियर वैक्यूल नज़र आएंगे। ये असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी ये असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुदा होते हैं।
असल में ये जो नॉन लेथल इंजरी में, या जिसको हम रिवर्सिबल इंजरी कह रहे थे, इनमें ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो सेगमेंट्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इनको हम कहते हैं हाइड्रोपिक चेंज या वेक्यूलर डिजेनरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड अप हो जाता है। इंशाल्लाह आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।